Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math With। जैसे कि हम लोग नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसके 4 टाइप्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। ये लास्ट टाइप है और इसके साथ ही हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। सो लेट्स सी कि ये जो फिफ्थ जो हमारा फॉर्म है वो क्या है। देखिए, अभी तक जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म वाला जो हम लोग चेक करते थे वो फिलहाल इस फॉर्म का होता था mdx + ndy = 0 और m और x जो होने चाहिए हमारे। देखिए, इसका स्पेशलाइजेशन क्या है। अगर ये बाकी 4 जैसा नहीं बनता है और m और n आर फंक्शन ऑफ पावर ऑफ x एंड y, मतलब इसमें x और y की पावर्स हों, ठीक है। सो ऐसे केसेस में क्या होगा हमारा, ऐसे केसेस में एक हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मतलब इसको यूनिफॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल सकते हैं कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपल होता है x⁴ a एंड y⁴ b। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है अगर शुरुआत के चारों फॉर्म ना बने तो, ठीक है। अब ये जो a और b है यहाँ पे, वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे a और b टू फाइंड आउट a एंड b, हम लोग को करना क्या होगा। अगर a और b फाइंड आउट करना है, हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ∂m/∂y एंड ∂n/∂x। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पावर्स की कंपेयरिंग कर देंगे, है ना। कंपेयर कर देंगे हम लोग क्या, द पावर्स, ठीक है। पावर्स को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो x की पावर्स आएंगे उनको कंपेयर करके एक इक्वेशन बन जाएगी। y की पावर में भी ऐसे हो जाएगा। तो जब ऐसे हो जाएगा तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी और a और b की वैल्यू हम लोग जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आ जाता है तो हम लोग को पता है क्या हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक। तो हम लोग करते क्या है, फिर उसके बाद हम लोग IF जो हमारा होता है mdx, IF का तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग पिछले वीडियो में 2 वीडियो में लगातार सीखते चले आ रहे कि हम लोग क्या करते हैं, है ना, =0। यहाँ से हमारा क्या होगा, इसको हम लोग m' मान लिया करते थे जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। इसे m' नहीं m1, सॉरी m1 बोल देता हूँ क्योंकि डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, इस वजह से मैंने m1 और n1 ले लिया। सो द सॉल्यूशन विल बी व्हाट, सॉल्यूशन हमारा सिंपल वही हो जाएगा जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं कि इंटीग्रेशन m1 dx treating y as constant plus integration of n1 dy terms free from x, मतलब वो टर्म्स लेने हैं n में जिनके पास x ना हो, मतलब केवल y वाले टर्म लेने हैं जिनमें x ना हो, ठीक है। =c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल टाइप था, लेकिन सिंपल कहना तो ठीक है, लेकिन जब इसको हम 4 टाइप्स सॉल्व करेंगे शुरुआत के, उनमें से कोई नहीं होगा तब इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उनमें से कोई होगा तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैंने वैसे रिलेट करके आप लोग को बताया। चलिए देखते हैं इस पर एक एग्जांपल जिससे आपको एकदम ये अच्छे से क्लियर हो जाए। द क्वेश्चन इज़ हियर इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। बिल्कुल वैसे ही m और n जो होता है हम लोग उसको कंपेयर कर लिया करते थे, जैसा मैंने लिखवाया है पहली वीडियो में वैसा ही आप लोग लिखिए बिल्कुल, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेट m = 2x² y - 3y⁴ and n is what, n = 3x⁴ plus 2xy⁴। मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ∂m/∂y कितना आएगा चेक कीजिए। y के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2x² बचेगा और यहाँ पे 12y⁴ हो जाएगा और ∂n/∂x कर दूँ, इसे डेबर बोलते हैं, DEBAR, डेबर, ठीक है। इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 9x⁴ प्लस 2y⁴। आप खुद ही देख सकते हैं कि दोनों के दोनों इक्वल नहीं है ना, बिकॉज ∂m/∂y इज नॉट इक्वल टू ∂n/∂x, है ना। सो द अबव इक्वेशन इज नॉट, द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट तो नहीं है, ठीक है। अब अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो क्या होगा, हम लोग को नॉन एग्जैक्ट वाली 5 फॉर्म पता चल चुकी हैं, जिनमें से एक एक करके हम इसको दिमाग लगाएंगे कि ये कौन सी नहीं हो सकती है।
तो आप ज़रा देखिए इसमें से कौन सी हो नहीं सकती। तो सबसे पहली बात तो ये आप शुरुआत वाली सबसे पहली वाली जो फॉर्म थी वो होमोजेनस थी। तो क्या ये होमोजेनस है? नहीं। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है, होमोजेनस नहीं है, पहली फॉर्म नहीं है। दूसरी फॉर्म क्या थी? दूसरी फॉर्म में एफ फंक्शन जो था उसके अंदर जहाँ जहाँ एक्स वाई था वो एक साथ था, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो वाई कॉमन कहाँ से लें? ठीक, तो ये दूसरा फॉर्म भी नहीं है। तीसरा फॉर्म क्या था? आप पहले इसका डिफरेंशिएशन जरा इसको माइनस करके देख लीजिए, डेवर एम बाई डेवर वाई से डेवर एन बाई डेवर एक्स को माइनस करेंगे और उसके बाद किसी एक से डिवाइड करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे चौथा फॉर्म जो था वो उल्टा था इसी का, तीसरे का उल्टा चौथा था कि डेवर एन बाई डेवर एक्स माइनस डेवर एम बाई डेवर वाई, और उसको एम से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, अगर वो फंक्शन ऑफ वाई बनता तो ये फोर्थ फॉर्म होता, लेकिन ये उससे भी नहीं हो रहा है। तो हमारे पास एक रास्ता बचा, क्या? यही फिफ्थ फॉर्म, जिसका नाम फिफ्थ फॉर्म है। और फिफ्थ फॉर्म में हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारा आई एफ जो होता है वो एक्स पावर ए और वाई पावर बी लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? देखिए उसका हमने बताया ना कैसे पता चलता है कि यहाँ देखिए एक्स पावर लिखा है ना, ये एक्स की पावर है, वाई की पावर है। पहचानने का तरीका मैंने अभी क्या बताया यहाँ पे, देखिए मैंने बताया कि यहाँ पे जो होगा आपका ये फॉर्म, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया कि इसमें जो आपका होगा ये पावर्स ऑफ एक्स होगा, पावर ऑफ वाई होगा। स्पेशल कुछ साइन कॉस टैन नहीं होगा इसमें, पावर ऑफ एक्स और पावर। इसका सबसे बेटर जो तरीका है पहचानने को वो यही है कि ये साइन कॉस टैन ये सब नहीं होगा, सिंपल अलजेब्रा होगा, एक्स की पावर और वाई की पावर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो क्या है। उसमें एक्स पावर ए और वाई पावर बी हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं हम लोग कि लेट दी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स पावर ए इंटू वाई पावर बी। ठीक, अब आपको पता है आई एफ का मल्टीप्लिकेशन करने पर वो क्या होता है, वो एग्जैक्ट बन जाता है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड, आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, सो अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट बन जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, आई एफ इंटू एम डी एक्स प्लस आई एफ इंटू एन डी वाई इज इक्वल टू 0। चलिए पुट करिए वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये एक्स पावर ए और वाई की पावर बी का मल्टीप्लिकेशन m में करो, और m क्या था, m पूरा लिख लीजिए, 2x² वाई माइनस 3 वाई टू द पावर 4 एंड dx प्लस x टू द पावर a वाई टू द पावर b एंड विद इन अ ब्रैकेट वैल्यू ऑफ n 3x पावर 3 प्लस 2x वाई पावर 3 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब से मल्टीप्लाई कर लीजिए थोड़ा सा, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है 2x टू द पावर a प्लस 2, ठीक, और y टू द पावर क्या होगा b प्लस 1 पहले टर्म में जब मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लगा करके, तो दूसरे टर्म में क्या मिलेगा 3x टू द पावर a और y टू द पावर b प्लस 4, बाहर हो गया dx। ठीक, प्लस दूसरा टर्म भी लिख लेते हैं। दूसरा टर्म क्या बनेगा, दूसरा टर्म मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम वैसे ही, तो दूसरा टर्म ब्रैकेट के अंदर ही लिखता हूँ। ठीक है, देखिए तो दूसरे टर्म में हो जाएगा 3x टू द पावर a प्लस 3 और y की पावर b हो गया प्लस 2 टाइम्स x टू द पावर a प्लस 1 इंटू वाई पावर b प्लस 3, और ये ब्रैकेट ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये जो इक्वेशन अब बन के आई है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर कुछ लेट कर लें, लाइक इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो एग्जैक्ट बन चुकी है, तो ये चीज़ हम लोग को लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, बिकॉज इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। ठीक है, सो डेवर m जो अब नया आया है, डेवर m अपॉन, इसको m1 मान लेते हैं, डेवर m अपॉन डेवर x, डेवर m अपॉन क्या होगा, m के साथ x होता है, तो डेवर m1 अपॉन डेवर y इक्वल टू डेवर n1 अपॉन डेवर x। सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है। अब जब देखिए डेवर m1 जो है उसको y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए m1 यहाँ पर है, ये इतना m1 है अपना, ठीक है, इतना, इसको हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब x कांस्टेंट होगा, ठीक है। x कांस्टेंट होगा तो ये 2x की पावर a प्लस 2 कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ y पर इफेक्ट पड़ेगा तो b प्लस 1 आगे आ जाएगा और y की पावर b बचेगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे भी होगा। तो आप लोग डिफरेंशिएशन समझिएगा, ठीक है। बाकी मैं कर दे रहा हूँ, देखिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सो आप डिफरेंशिएशन जब कर लोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा 2b प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर a प्लस 2 तो कांस्टेंट था उसके लिए, और y की पावर b प्लस 1 था तो b प्लस 1 तो आगे आ गया और एक पावर कम हो गई प्लस 3, और y की पावर b प्लस 4 था तो b प्लस 4 आगे आ गया इंटू एक्स टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर b प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 3 टाइम्स a प्लस 3 और हमारा x टू दी पावर जो होगा वो a प्लस 2 आएगा और y टू दी पावर b हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स, ऐसे राइट हैंड साइड में भी मैंने कर दिया a प्लस 1 एक्स टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर b प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग को कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को। मैंने बताया था ना कि हम लोगों को जो पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट को हमने कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए कंपेयर करने के लिए लिख भी लेते हैं कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ comparing the coefficients of x to the power a plus 2 into y to the power b and x to the power a by जो जिस वेरिएबल के लेफ्ट और राइट में हमारे पास टर्म्स हैं उन्हीं के कोफिशिएंट्स को हम लोग क्या करेंगे कंपेयर, y टू द पावर b प्लस 3। तो मतलब ये दोनों को हमें कंपेयर करना है बोथ साइड में, ठीक है। तो ज़रा देखिए क्या क्या मिलेगा हम लोग को, मिलने वाला क्या है, मिलने वाला सिर्फ ये है, देखिए x पावर a प्लस 2 लेफ्ट साइड में, y पावर b, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 टाइम्स b प्लस 1, और यही चीज़ राइट हैंड साइड पे इसका कोफिशिएंट देखिए क्या है 3a प्लस 3, तो यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और एक यहाँ पे है इसके इक्वल ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये x पावर a y पावर b प्लस 3 के कोफिशिएंट्स हैं। सो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए सो क्या हो जाएगा, देखिए लिखा मैंने 2 टाइम्स b प्लस 1 जो x पावर a और y पावर b, x पावर a प्लस 2 और y पावर b के जो कोफिशिएंट हैं उनको मैंने इक्वल लिख लिया 3 टाइम्स a प्लस 3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जा कर के ये 3a माइनस 2b प्लस 7 इक्वल टू 0 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर कुछ मान लेते हैं 3 मान लेते हैं क्योंकि 2 तक तो मान चुके हैं। मैंने जादू से कर दिया क्या, अरे नहीं मैं सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन हम लोग को ये डायरेक्ट ही लिखना है, मन हो तो आप लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने कोई बीएससी में तो सीखा नहीं, क्लास 9th और 10th की चीज़ें हैं तो आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। बट हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपने बीएससी में सीखी है उसे डायरेक्ट मत करिएगा, वही एक ज़रिया है आपके मार्क्स कटने का, तो उसे डायरेक्ट मत करिएगा, इसे कर सकते हैं आप। ऑल्सो तो दूसरा वाला जो कोफिशिएंट था वो ये था -3 टाइम्स ब्रैकेट में b प्लस 4 इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस 1। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बनेगा जा करके 2a प्लस 3b प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन 3 और 4 है ना इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सॉल्व करेंगे वो भी क्लास 10th का ही तरीका है, तो हम लोग को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा a और b की वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल टू -49 अपॉन 13 और b की वैल्यू कितनी आई -28 अपॉन 13। a और b आ चुका है। अब इन a और b की वैल्यू को हम लोग वापस से उठा के रख देते हैं, रख दें जहाँ पे था। वैसे ये वैल्यू बहुत ज़बरदस्त तो आ ही रही है, तो ये अभी नहीं रखेंगे, सबसे लास्ट में रख के दिखा देंगे, ठीक है। इसको भी रखते हैं हम लोग अपने लास्ट में लिखने के लिए कि वेयर a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दैट। अब जरा ये बताइए जो हमारा ये वाला इक्वेशन था, ये जो बना था यहाँ पे, हाँ इक्वेशन नंबर 2, ये जो एग्जैक्ट बन चुका था। अब जब ये एग्जैक्ट बन चुका था तो इसको हम तो इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं ना कि इंटीग्रेशन m dx m1 dx
ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन n1 dy, है ना, टर्म्स फ्री फ्रॉम x, तो ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए इसी को ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद लिखते हैं। देखिए सो द सॉल्यूशन विल बी, क्या होगा सॉल्यूशन, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ m1 डी एक्स वाई एज कॉन्स्टेंट, ओके, प्लस इंटीग्रेशन n1 dy, ओके, टर्म्स फ्री फ्रॉम x, टर्म्स फ्री फ्रॉम x इज इक्वल टू c। तो मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 2x टू द पावर a प्लस 2 इंटू b टू द पावर y टू द पावर b प्लस 1 माइनस 3x टू द पावर a इंटू y टू द पावर b प्लस 4 dx प्लस, अभी की जो n था उसमें कोई भी टर्म x से फ्री था ही नहीं, तो यानी कोई भी ऐसा टर्म है ही नहीं, तो हम 0 लिख लेंगे, 0 dy इज इक्वल टू c। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे y आपको पता है ना, y को कांस्टेंट लेके चलना है, तो y पावर b प्लस 1 भी कांस्टेंट ही है, तो x की पावर a प्लस 2 केवल वेरिएबल है, तो यहाँ पे जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो 2 इंटू वाई टू द पावर b प्लस 1 तो कांस्टेंट ही है, तो x पावर a प्लस 2 वेरिएबल है, आपको पता है इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है और उतनी ही पावर से डिवाइड हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे भी वही सेम, 3 वाई टू द पावर b प्लस 4 तो कांस्टेंट है और x टू द पावर a प्लस 1 हो जाएगा a टू, एक सेकेंड, a प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई a प्लस 1 इक्वल्स टू c, इतना हो गया। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू जो भी है आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख दोगे सिंपली। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे सिंप्लीफाई में क्या बहुत ज़्यादा थोड़े होगा, क्योंकि अगर आप a b में रहने देते हो तो उसको ज़्यादा तो कर नहीं पाएंगे। डिवाइडेड बाई a प्लस 3 माइनस 3 b टू दी वाई टू द पावर b प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर a प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 इज इक्वल्स टू c, वेयर, इसके बारे में लिख दीजिए, वेयर a इज इक्वल टू कितना जो आया था हम लोग लिख लेते हैं, -49/13 आया था, एंड b इज इक्वल टू -28/13 एंड c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये था आपका लास्ट फॉर्म था, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर है ये फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये ख़त्म होता है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 चैप्टर और हैं, दूसरा चैप्टर है और तीसरा चैप्टर है, 2 चैप्टर्स और हैं डिफरेंशियल में। तो आप लोग देखिए, मैंने डिफरेंशियल में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी ये जो इसके 5 फॉर्म है उसकी मैं PDF डाल दूंगा अभी से लेके शाम तक में, और मैंने 3D में एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अब 3D का आज से सेकंड चैप्टर चलेगा, सेकंड चैप्टर जो कि प्लेन है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूवर्ड्स योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और मैट्रिसेस भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, उसमें भी लगभग 3 चैप्टर आई थिंक। तो इसके बाद क्या होगा, अब सोच रहा हूँ कि 2-2 वीडियोस आपको मिले, 2 वीडियोस, ठीक है। और आप सभी को पता है कि इन सारे के सारे जितने भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ सबकी PDF वर्जन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और वो जो आपका PDF वर्जन है दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली यू नीड टू ज्वाइन द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड नीडीज़, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल मैथवैद पर।